नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ पुस्तक से पाठ 24 को देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, चिड़ियाघर क्या होता है और चिड़ियाघर की ज़रूरत क्यों हुई, क्यों चिड़ियाघर बनाया गया और चिड़ियाघर में क्या सिर्फ चिड़िया होती है? नहीं, चिड़ियाघर में तो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और वो जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं उन्हें वहाँ बहुत ही संरक्षित यानी सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। बहुत सारे विलुप्त प्राय प्राणी, यानी विलुप्त प्राय का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, उन्हें भी वहाँ रखा जाता है ताकि उनका प्रजनन हो सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। और बहुत सारे जीव जंतु तो ऐसे भी होते हैं जो जंगलों में तो रहते हैं, उनको वहाँ लाया जाता है। जब वो प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं तो फिर उन्हें वापस जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि जिन जीव जंतुओं को, जिन जानवरों को आप किताबों में देखते हैं, बाघ, शेर, भालू, चीता, हाथी, इन्हें देखने तो आपको जंगल जाना पड़ेगा और जंगल जाना खतरों से भरा होता है। लेकिन उन सभी जीव जंतुओं को, जानवरों को आप चिड़ियाघर में देख सकते हैं, वो भी बहुत ही सुरक्षित तरीके से, क्योंकि उन्हें तो बहुत ही सुरक्षा में रखा जाता है और वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके तो उन्हें बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही सुरक्षित तरीके से उनके चारों तरफ रहने का जो घर होता है, उनके चारों तरफ तार का बाड़ लगाया जाता है, खाइयाँ खोदी जाती हैं ताकि वो छलांग लगा के आप तक ना पहुंच सके। तो उन सभी जीव जंतुओं को आप चिड़ियाघर में जाके एक ही जगह पर इतने सारे जीव जंतु को देख सकते हैं। बच्चों, उन जीव जंतुओं पर रिसर्च भी किया जाता है ना, शोध होता है और उनके खान पान, रहन सहन, इन सब बातों का अध्ययन भी किया जाता है कि कौन सा जीव जंतु क्या खाता है, किस मौसम में वो प्रजनन करता है और कैसा वातावरण चाहिए उसे रहने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में, बिहार की जो राजधानी है पटना में भी एक चिड़ियाघर है और वहाँ जिराफ भी है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जिराफ, जेब्रा, असम में पाया जाने वाला गैंडा, बाघ, शेर, ये सारे जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं। तो उनके रहने की जो व्यवस्था की जाती है और जो इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ जैसा ही वातावरण मिले और वहाँ जैसा ही उन्हें अपनापन, अपना घर जैसा लगे। तो बच्चों, ये चिड़ियाघर की सैर कौन कर रहा है और कौन जा रहा है चिड़ियाघर? चलिए हम लोग देखते हैं चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, आप चित्र में भी देख रहे हैं पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्थापित पटना जू, यानी कि पटना का चिड़ियाघर। आज मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। रेलगाड़ी द्वारा वे जमुई से पटना पहुंचे, फिर टेम्पो पर बैठकर चिड़ियाघर पहुंचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उनके साथ आई शिक्षिका दीदी ने टिकट ली और वे सभी अंदर गए। चलिए देखिए फिर आगे क्या हुआ। वहाँ पर हरे भरे वृक्षों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी थे। सांप, बंदर, शेर, भालू, बाघ, घड़ियाल, मगरमच्छ, गैंडा आदि बहुत सारे जीव जंतु। और पक्षियों के पिंजरे के पास तो मज़ा ही आ गया। वहाँ एक मोर पंख फैलाकर
नाच रहा था। सभी बच्चे एकटक उसका नाच देखने लगे। नीनू बोल उठी, हमने अपनी पर्यावरण की किताब में पढ़ा था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों, क्या आपने मोर देखा है? कितना सुंदर होता है ना? और जब वो पंखों को फैलाकर नाचने लगता है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और उसके पंख में कितने सारे रंग होते हैं, क्योंकि मोर को तो आपने देखा है, चित्रों में भी देखा होगा कि वो कैसा होता है, ब्लू कलर का, है ना? हम लोग उसे रॉयल ब्लू भी कहते हैं, रॉयल ब्लू कलर का। और उसके जो पंख होते हैं, जब वो उसे उठाकर और नाचना शुरू करता है तो उसमें हरा, लाल, पीला, नारंगी, कत्थई, काला, बहुत सारे रंग होते हैं उसके पंखों में। उसका एक पंख लेकर देखिए कितने सारे रंग हैं उसमें। तो ऐसे ही चिड़ियाघर में जब मोर नाच रहा था तो सारे बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। और उसकी इतनी सुंदर जो पंख थी वो पूरा पंखों को फैलाकर नाच रहा था। देखिए फिर क्या हुआ। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताइए कि मोर कब नाचते हैं? क्या आप जानते हैं कि मोर कब नाचते हैं? क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा या टेलीविज़न पे भी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब बहुत काले काले बादल घिर आते हैं और पानी बरसने वाला होता है तो मोर बड़ा खुश हो जाता है। और वो काले मेघों को देखकर, वो जब बारिश आने वाली होती है और जब बारिश होने लगती है, वो बहुत खुश होता है और उसी समय वो अपने पंखों को फैलाता है और बहुत ही धुन में नाचने लगता है और सभी लोग देखकर बहुत खुश होते हैं। वैसे तो उसका पंख नीचे गिरा होता है सीधा, लेकिन जब वो नाचने लगता है तो अपने चारों तरफ पंखों को फैला लेता है। और उस समय बरसात के मौसम में जब बादल घिराते हैं, काली घटा छा जाती है, उस समय वो नाचने लगता है। तो क्या लिखा है आपने? मोर बरसात होने पर और बादल आने पर नाचते हैं। देखिए मोर ने पंखों को फैलाया है ना सुंदर? कितने सारे रंग हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अभी हमने तो अभी आपको बताया, अब आप बताइए कि मोर के पंखों में कौन कौन से रंग होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए बताइए। अभी हमने उन सभी रंगों का नाम लिया है, अभी हमने सभी रंगों के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी वो हम पक्षियों में राजा है और उस हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। तो बताइए कौन कौन से रंग हैं? तो मोर के पंखों में इंद्रधनुष के 7 रंग जैसे दिखाई देते हैं। देखिए, लाल, पीला, हरा, ब्लू, है ना? और इतने सारे रंग हैं। जब आप उसके पंख को देखेंगे तो कई सारे रंग आपको नज़र आएंगे। तो आप कभी देखिए कि अगर कहीं आपको मोर का पंख मिलता है तो आप देखिए कि कितने सारे रंग हैं, या आप चित्रों में भी देख सकते हैं कि कितने सारे रंग उसमें भरे रहते हैं। चलिए आगे देखिए। बच्चों, आप ये बताइए कि क्या मोर ऊंचा उड़ सकता है? क्या आपने देखा है कभी मोर को उड़ते हुए? मोर उड़ता तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। क्या आपने देखा होगा जो छोटी छोटी चिड़िया होती है वो काफ़ी आसमान में उड़ कर जाती है। बाज, चील, ये सारे पक्षी बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, एकदम छोटे से नज़र आते हैं, है ना, दूर जब हो जाते हैं तो। लेकिन मोर उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। मोर उड़ता है, उसके पंख होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है ना? मोर तो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है। चलिए, क्यों नहीं उड़ पाता है बच्चों? क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, लंबे होते हैं,
है ना, इसलिए मोर उतना ऊंचा नहीं उड़ पाता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ये बताइए, क्या आप जानते हैं मोर शाकाहारी है या मांसाहारी? मोर क्या क्या खाता है? बताइए बताइए, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। मोर तो पक्षी है, तो वो क्या क्या खाता है? बताइए, क्या आपको पता है? तो सोचिए। मोर तो दोनों खाता है। क्या क्या? कीड़े मकोड़े भी और अनाज के दाने भी, है ना। तो मोर जो है वो दोनों चीज़ें खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है और अनाज भी खाता है। यानी कि वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। कभी कभी तो हमने सुना है कि वो सांपों को भी खा लेता है ना। हाँ, ये तो मैंने सुना भी है। चलिए आगे देखिए। बच्चों, ये सभी बच्चे मोर का नाच देखकर आगे ही बढ़े थे, तभी उन्हें बाघ के गरजने की आवाज़ आई। सब आवाज़ की ओर दौड़े। बाघ कैसे गरजता है बताइए? हाँ, बिल्कुल आप आवाज़ निकाल रहे हैं बाघ की। तो सब लोग आवाज़ की दिशा की तरफ भागे कि यहाँ से बाघ के गरजने की आवाज़ आ रही है, दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। चलो देखा जाए बाघ कैसे दहाड़ रहा है। देखिए बच्चों, बताइए बाघ हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पता कीजिए और लिखिए कि हमारे देश में बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि बाघ जो हैं वो हमारे देश में जो सुंदरवन है बंगाल में, वहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, और हम लोग उसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बाघ हमारे ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। चलिए आगे देखते हैं। और तब तक जो बच्चों के साथ दीदी आई थी, उन्होंने बताया कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, और किंतु आज इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अगर यही स्थिति रही तो बाघ हमें सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई पड़ेंगे। तो बच्चों, इनको सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षित रखने के लिए ही इन चिड़ियाघरों में बाघों के प्रजनन की प्रक्रिया करवाई जाती है। जब वो बच्चे देते हैं और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उनको उन्हीं जंगलों में छोड़ा जाता है। तो बाघ जो हैं हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी हैं। तो अभी हमने एक और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात की, मोर के बारे में, और अभी फिर हम लोग बात कर रहे हैं बाघ के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है बच्चों? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर, है ना। याद रखिएगा बच्चों, हम लोगों ने अभी 2 राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों, आपको क्या लगता है कि बाघों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? आखिर बाघ कहाँ चले जाते हैं? क्या होता है बाघों का? क्यों इनकी संख्या कम हो रही है? क्या आपको मालूम है? क्या आप जानते हैं? पता कीजिए तो। और अगर आप जानते हैं तो बताइए, और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। बच्चों, बाघों के शरीर में ऐसे अनेक पार्ट हैं, यानी कि उनके शरीर में कुछ अंग हैं जिनसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, है ना। इसी वजह से बाघ की शिकार की जाती है और उनको मारा जाता है। कभी उनके शरीर पे जो धारी वाले खाल होते हैं ना, उनके लिए, और कभी उनके दांतों के लिए, नाखूनों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए उनका शिकार किया जाता है, और इससे उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो
तो ये जो बाघ हैं बच्चों, देखा आपने कितने सुंदर होते हैं। इनका जो शरीर है, इनके शरीर पर जो ये खाल होती है बाघों की, पीले शरीर पे काली धारियाँ, तो इनके खाल से कई तरह के बैग, पहनने के परिधान और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चूँकि ये बहुत सुंदर है, बहुत लोग इनके खाल को अपने घरों में सजाने के उपयोग में लाते हैं। वो दीवार पर टांग देते हैं कि बाघ का खाल जो है हमारी दीवार पे टंगा हुआ है, हमने इसका शिकार किया है। तो बाघ तो बड़ा शक्तिशाली जानवर होता है, और जो उसका शिकार करेगा वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो वो शान दिखाने के लिए कभी कभी लोग इसका शिकार करते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, और जो भी लोग ऐसा करते हैं उन्हें या तो जेल होती है या बहुत सारे पैसे जुर्माने के रूप में भरना पड़ता है। तो शिकार करना तो बहुत ही जुर्म है, यानी कि अपराध है। सभी लोग चिड़ियाघर में घूमते घूमते सभी तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ लोग नाव की सैर का मजा ले रहे थे। राहुल बोला, देखो उधर देखो, कितने सुंदर कमल के फूल खिले हैं। तो दीदी बोली, जब हम पावापुरी घूमने गए थे तो वहाँ मैंने आप सबको कमल के बारे में बताया था। बच्चों, कमल का फूल कुछ याद आ रहा है? कमल का फूल क्या है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय पुष्प। वो कौन है? कमल, है ना। तो अब बात हो रही है कमल के फूल की, क्योंकि तालाब में वो तो कमल का फूल कहाँ होता है बच्चों? पानी में, है ना, कीचड़ में। तो तालाब में कमल के फूल खिले थे, और दीदी बोल रही हैं कि उन्होंने बच्चों को ले गया था घुमाने पावापुरी। जब वो पावापुरी घुमाने ले गई थी बच्चों को, तो वहाँ भी कमल का फूल मिला था, और उन्होंने कमल के फूल के बारे में बच्चों को बताया था। चलिए आगे देखिए। तो हमारे राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है बच्चों? बताइए। हाँ, हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। हम लोगों ने अभी बात की। आगे देखिए बच्चों, अब आप ये बताइए कि ये किस रंग का होता है? क्या आप जानते हैं कितने रंगों का कमल का फूल होता है? बताइए। यह गुलाबी रंग का होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है ना। लेकिन आप चित्र में गुलाबी रंग के कमल के फूल को देख रहे हैं। चलिए बच्चों, इसके फूल और पत्तों का क्या उपयोग होता है? आप जानते हैं कि कमल के फूल से भी क्या होता है? कुछ औषधियाँ बनाई जाती हैं, है ना। उसके पत्ते भी किसी काम में आते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? फूलों को तो पूजा के काम में भी लाते हैं, ईश्वर को चढ़ाते हैं, और पत्ते घट स्थापना करने के काम में आते हैं। यानी कि जब कहीं कलश स्थापना हो, पूजा पाठ हो, उसमें भी इनके पत्तों को उपयोग में लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चे घूमते घूमते थक चुके थे, वे सब आराम करने लगे। तभी वन विभाग द्वारा लगाए गए सूचना पट पर काजल की नज़र गई। इसमें ऊपर में बीचों बीच 3 मुंह वाले शेर की आकृति बनी हुई थी। उसकी ओर इशारा करते हुए काजल बोली, दीदी यह क्या है? बच्चों, आप चित्र को देख रहे हैं, और यहाँ 3 मुंह वाले शेर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो क्या ये 3 मुंह है इसमें? नहीं, इसमें 4 मुंह वाले शेर हैं। एक मुंह का जो शेर का है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, क्योंकि दीदी ने बताया कि यह चित्र हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का है।
यह कई सरकारी कागजों और सरकारी स्थानों पर पाया जाता है, यानी कि इससे ये पहचान होती है कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्रीय संपत्ति है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। चित्र में हमें 3 शेर दिख रहे हैं। वास्तव में इस चिन्ह में 4 शेर हैं, एक पीछे की ओर है। बच्चों, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। क्योंकि आप देखिए कि ये जो चिन्ह है, याद कीजिए कि आपने इस चिन्ह को कहाँ कहाँ देखा है। तो बताइए कि ये चिन्ह आपने कहीं देखा है तो कहाँ कहाँ देखा है, और याद कीजिए, बताइए कि ऐसे चित्र आपने कहाँ कहाँ देखे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी कागज़ हैं, लेटर जो पत्र आते हैं सरकारी, या फिर नोटों पर। सबसे पहले तो आपने अपने हमारे देश में जो नोट चलते हैं, रुपए चलते हैं, उस पर आपने देखा होगा, स्टैम्प पर, स्टैम्प मोहर पर, सरकार के मोहर पर, और पाठ्य पुस्तकों पर भी आपने इस तरह का चित्र देखा होगा। ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ से लिया गया। और ये किनके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा, जो हमारे देश के बहुत ही महान प्रतापी राजा थे। चलिए देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, इसे ध्यान से देखिए और बताइए उस पर क्या क्या बना है। बता सकते हैं? अभी हमने देखा था कुछ लिखा हुआ, उसके ऊपर देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो पट्टी है उस पर घोड़े और बैल की आकृति बनी हुई है। सामने आप घोड़े की आकृति देख रहे हैं, ठीक चक्र के बगल में एक बैल की भी आकृति है। बच्चों, ये चक्र जो है ये क्या है? आपने ये चक्र हमारे देश के झंडे के ऊपर भी देखा होगा, तिरंगा झंडा, वो भी यहीं से लिया गया है ना? तो आप देख रहे हैं, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र को याद भी रखिए और आप जानकारी भी रखिए कि इस चित्र में 4 मुंह वाले शेर हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 मुंह को ही देख पाते हैं। एक मुंह जो है इस चित्र में पीछे की तरफ है, और यहाँ अशोक चक्र भी है। इस पूरे जो चित्र है इसे अशोक स्तंभ से लिया गया है, और वो जो चक्र है वो हमारे राष्ट्रीय झंडे में भी लगा है। तो और उसके नीचे क्या लिखा था बच्चों? सत्यमेव जयते। अब 3 बजने वाले थे। बच्चों ने वहाँ के जलपान गृह में समोसा खाया और पानी पिया। किसी की जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन रेलगाड़ी का समय हो रहा था। सभी बस में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। बच्चे सब जगह घूम लिए थे और इतनी सारी जानकारियाँ भी इकट्ठी कर ली थी उन्होंने, और सब बच्चे स्टेशन की ओर चल दिए। आगे देखिए, रास्ते में क्या हुआ बच्चों कि रास्ते में आस्था की नज़र एक भवन पर फहरा रहे तिरंगे झंडे पर पड़ी। वह बोली, दीदी यह कौन सा भवन है? यहाँ पर झंडा क्यों फहरा रहा है? आज न तो 15 अगस्त है, न ही 26 जनवरी है। लेकिन चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ कुछ लिखा है, मंत्रालय। तो बड़ी उत्सुकता से आस्था ने पूछा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त तो है नहीं, फिर भी यहाँ झंडा लहरा रहा है बड़े शान से, ऐसा क्यों है? तो दीदी ने उन्हें समझाया कि जो सरकारी भवन होते हैं वहाँ, जैसे यह जो भवन है वो सचिवालय है, यहाँ पर मंत्रियों के कार्यालय हैं और सरकारी कामकाज होता है। यहाँ पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है। बस अब शहीद स्मारक होते हुए स्टेशन पहुँच गई तो ट्रेन में दीदी और बच्चे बातचीत करने लगे, क्योंकि आप देख रहे थे बच्चे ट्रेन से आए थे और दीदी उन्हें ले गई थी घुमाने, और बच्चे
सभी जगह घूमे और बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने इकट्ठी की। तो देखिए उन्होंने क्या बातचीत की। तो मनोज कह रहा है, हमने ये रंग क्यों चुने? दीदी ने इस प्रकार का एक चित्र बनाया और समझाया कि प्रत्येक रंग का हमारे लिए एक अर्थ है। कहने का अर्थ है कि झंडे का जो 3 रंग है वो क्यों इन्हीं 3 रंगों को चुना गया था। तो बच्चों आप याद रखिए कि केसरिया जो रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सत्य और शांति का प्रतीक है। और हरा जो है वो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो इसीलिए हमारे झंडे में ये तीनों रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसीलिए इन 3 रंगों से हमारे देश का झंडा बना है। राष्ट्रीय ध्वज हम लोग कहते हैं इसे। और आपने देखा कि वो जो चक्र है वो उसी अशोक स्तंभ से लिया गया है और उसे हमारे झंडे में लगाया गया है, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। और चक्र जो है आपने देखा होगा कि चक्का जो है वो हमेशा चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो चक्र गतिमान होने का यानी कि हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रतीक चिन्ह है और ये हमारे देश के झंडे में लगा हुआ है। देखिए बच्चों, दीदी ने बच्चों से पूछा कि हम राष्ट्रीय झंडा फहराते समय क्या क्या करते हैं। तो बच्चों ने बताया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं। अब बच्चों ये बताइए कि राष्ट्रगान क्या होता है और राष्ट्रगीत क्या होता है? क्या आपको इन दोनों का अंतर पता है? और ये बताइए कि राष्ट्रगान कौन सा है और राष्ट्रगीत कौन सा है? तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रगान है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और आप जब झंडा फहराते हैं तो इस राष्ट्रगान को जरूर गाते हैं। आप गाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों? बहुत जोर से कहते हैं, पूरे जोश में, भारत माता की जय बोलते हैं ना। हाँ, तो ये है हमारे देश का राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत कौन सा है बच्चों? क्या आप इसे गाते हैं? जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है बच्चों? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। मुझे उम्मीद है कि आपने भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जरूर गाया होगा। बच्चों इसी तरह से आप अभ्यास कीजिए और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को ज़रूर याद रखिए। और
आज के इस कक्षा में आपने चिड़ियाघर की सैर की, साथ ही वहाँ जिन जानवरों को देखा, जीव जंतुओं को देखा, तो हमारे देश से जुड़े राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में भी आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो भी देखा, जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, वो आप हमेशा याद रखेंगे और अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम और आज का ये पाठ कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत सारे नई जानकारियों के साथ, नए विषय के साथ और नई नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।